हेलो क्लास, वेलकम। ये चल रहा है आपका चैप्टर इंडियन नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हमने इसकी पहली वीडियो में डिस्कस किया है कि कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए एकदम टाइम राइट था, कैसे सारी चीज़ें हो चुकी थी, स्टेज सेट था, जस्ट अब मूवमेंट होने की देर थी। गांधी जी का आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, रॉलेट एक्ट क्या था वो भी हमने देख लिया। तो इस तरह से पूरा मतलब सेटअप हो चुका था। अब बस जैसे बोलते हैं लोहा गर्म था, हथौड़ा मारने की देर थी, तो यही था। अब जब वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो मूवमेंट स्टार्ट होते ही गाँव में, कंट्री साइड जो लेस डेवलप्ड एरिया है वहां पर किस तरह से ये मूवमेंट चला, और टाउन्स जो कि डेवलप्ड एरिया है तो टाउन्स में ये मूवमेंट कैसे चला, ये सारी चीजें हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जानेंगे। ओके, तो आज के चैप्टर की लर्निंग आउटकम रहेंगी, आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल नो अबाउट द मूवमेंट लॉन्च्ड इन जनवरी 1921 by various social groups such as peasant, tribal people, plantation worker, etc. इसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने मूवमेंट में अपना अपना साथ दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मूवमेंट इन टाउन, पार्टिसिपेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स। इसमें द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? इन जनवरी 1921। वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, जो सोशल ग्रुप्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में। ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन, हर ग्रुप की अपनी अलग चाह थी कि उन्हें क्यों पार्टिसिपेट करना है, उनके अलग अलग रीजंस थे कि उन्हें क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अपना साथ देना है। All of them responded to the call of स्वराज, but the term meant different things to different people. सबके सब स्वराज के लिए तो इकट्ठे थे, खड़े थे कि हाँ हमें स्वराज चाहिए, लेकिन स्वराज का मतलब क्या है वो हर किसी के लिए अलग था। जैसे कि जो पीजेंट था उसको लगता था स्वराज तब आएगा जब मुझे भी जमीन मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कोई लैंड रेवेन्यू देने वाला था, टैक्स देने वाला था, तो उसको लगता था स्वराज का मतलब ये है कि जब मुझे टैक्स देने से आज़ादी मिल जाएगी। तो स्वराज, ठीक है, स्वराज सबको चाहिए था, लेकिन स्वराज का मतलब सबके लिए अलग अलग था, ठीक है। नेक्स्ट, द मूवमेंट स्टार्टेड विद गुड पार्टिसिपेशन फ्रॉम द मिडिल क्लास इन द सिटी। जो मूवमेंट है वो चालू हुआ अच्छे पार्टिसिपेशन के साथ, मिडिल क्लास ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में। बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट की नौकरियां छोड़ दी है, जो भी बैरिस्टरी कर रहे थे, लॉयर्स थे, जो स्टूडेंट थे, जो प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, सब निकल आए, सब ने रिजाइन कर दिया, ठीक है, अपनी लीगल प्रैक्टिस गिव अप कर दिया। द काउंसिल इलेक्शन वर बायकॉटेड एक्सेप्ट मद्रास। मद्रास में एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, जस्टिस पार्टी ने सिर्फ इलेक्शन कंटेस्ट किए थे, बाकी किसी पार्टी ने भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किए। फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, लिकर शॉप picketed and the foreign cloth burnt in huge bonfire। जो फॉरेन गुड्स थी उनका बिल्कुल विरोध हुआ, लीकर शॉप्स को पिकेट किया गया, और फॉरेन क्लोथ थे जो उनको उनकी बॉनफायर बना के उनको जला दिया गया। The import of foreign cloth halved between 1921 and 1922, its value decreasing from 102 crore to 57 crore। इतना ज़्यादा विरोध हो गया कि जो फॉरेन क्लोथ पहले इंडिया में आया करते थे अब वो बिल्कुल हाफ हो गए। पहले 102 करोड़ के आया करते थे, अब 57 करोड़ हो गए। द बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर द क्लोथ मेड इन इंडिया। तो मेड इन इंडिया कपड़ों की ज़्यादा डिमांड चालू हो गई आना, क्योंकि अगर बाहर से नहीं आएंगे तो कहाँ से आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे तो इंडिया कपड़ा बनाए, खुद से अपना कपड़ा बनाए, है ना। तो इसलिए खादी, खादी जो था उसको प्रमोट किया गया। जैसे पिछली पिक्चर में आपने देखा चरखा, तो प्रमोट ये किया गया कि बाहर वालों से कपड़े मंगवाने की बजाय हम अपने कपड़े खुद ही बनाएंगे चरखे के थ्रू, ठीक है। तो खादी वॉज अ मोर एक्सपेंसिव देन मिल मेड क्लोथ। द पुअर कुड नॉट अफोर्ड टू बाय खादी। जो खादी आजकल भी आप देखते हो काफ़ी महंगा होता है, और उस टाइम में भी काफ़ी महंगा था, तो पुअर खादी को तो अफोर्ड नहीं कर सकता था। बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का हमने, मतलब स्कूल्स कॉलेजेस का हमने बहिष्कार कर दिया, हम वहाँ से छोड़ के आ गए, लेकिन
फिर उसके बदले में उसकी जगह लेने के लिए कोई इंडियन इंस्टीट्यूशन भी तो नहीं था जहाँ पे बच्चे जाके पढ़ाई कर सके, कुछ कर सके। मान लो अंग्रेजी स्कूल तो आपने छोड़ दिया, तो क्या कहीं पे इंडियन स्कूल है जहाँ पे बच्चा जाके अपनी पढ़ाई कर सके? ऐसा नहीं है ना। तो वो तो सारे घर पे बैठेंगे, और ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब घर पे बैठ जाए और फिर फ्यूचर सिक्योर हो जाए उनका, ऐसा नहीं हो सकता। पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है। तो इसलिए लोगों को फाइनली 1 साल बैठे, 2 साल बैठे, बट फाइनली तो दोबारा से अपनी चीज़ें वापस स्टार्ट करनी पड़ी। ये बायकॉट ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया सिटीज़ में, ठीक है। खादी एक्सपेंसिव थी, ठीक है। बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन ये भी समझ आ गया, और इसलिए ये हो गया, ठीक है। अब कंट्री साइड में क्या हुआ, गांव में, रूरल एरियाज में क्या हुआ? फ्रॉम द सिटीज नॉन कॉपरेशन स्प्रेड टू कंट्री साइड, रूरल एरिया में स्प्रेड हो गया। इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट एंड ट्राइबल विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया इन द ईयर आफ्टर ईयर। इसमें पीजेंट ट्राइब्स और ये सारे लोग इनकम्पास हो गए, मतलब ये सारे लोग आ गए इस मूवमेंट के अंदर, जो गांव में मूवमेंट हो रहा था। सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है पीजेंट मूवमेंट इन अवध, अवध के पीजेंट मूवमेंट का। द पीजेंट मूवमेंट इन अवध वाज लेड बाय बाबा रामचंद्र। पीजेंट मूवमेंट इन अवध वाज लेड बाय बाबा रामचंद्र। वो एक सन्यासी थे जो पहले फिजी में इंडेंचर्ड लेबर बन के रह चुके थे। फिजी में वो पहले इंडेंचर्ड लेबर थे, बट अब वो सन्यासी हो चुके थे, और अब वो पीजेंट के हक के लिए लड़ता थे इंडिया में। Peasants were against the high rents and many other cesses which were demanded by तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड। ये लोग हाई रेंट्स नहीं देना चाहते थे जो इनके ऊपर लगाए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट, द पीजेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। पीजेंट्स ने डिमांड किया कि रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाए। अबॉलिशन ऑफ बेगार। बेगार एक तरह का मतलब बेगार क्या होते हैं, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि फ्री में काम करवाया जा रहा है। मान लो कोई किसान है आपके यहाँ काम करता है, आप उसको पकड़ के बोल रहे हो ये मेरे घर के बर्तन भी मांज, ये झाड़ू पोछा भी कर, मतलब बिना कोई सैलरी दिए आप उससे कुछ काम करवा रहे हो, वो बेगार है, ठीक है। और बेगार को बंद करवाना चाहते थे, सोशल बॉयकॉट को बंद करवाना चाहते थे, ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड सोशल बॉयकॉट करना चाहते थे ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का, कि ये लोगों को सोशली बॉयकॉट कर दे सब लोग ताकि उनके ऊपर प्रेशर पड़े। Jawaharlal Nehru began touring the village in 1920. He tried to understand the problem of peasant. जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने 1920 में कंट्री साइड में घूमना स्टार्ट किया, देखना स्टार्ट किया कि पीजेंट्स की क्या प्रॉब्लम है। वहाँ से उन्होंने काफ़ी देखा कि हाँ ये लोग भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनकी डिमांड्स को भी हम आपस अपने एजेंडा में लगा सकते हैं। तो वहाँ से जन्म होता है अवध किसान सभा का, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ये जो सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड है, ये वही है जिसको हम नाई धोबी बंद भी बोलते हैं, जो आपको एनसीईआरटी में दिखेगा नाई धोबी बंद। तो वो डिटेल्स है कि जो सर्विसमैन है, जो भी गांव के, चाहे धोबी है चाहे दूध वाला है, सारे वो लोग जो लैंडलॉर्ड है, ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड है, उनको सर्विस देने से मना कर देंगे। तो इसका बेसिक मतलब ये था। अब अवध किसान सभा was set up by October. It was headed by जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र and few other people. कुछ और लोग भी थे बाबा रामचंद्र और नेहरू के अलावा। By associating itself with the peasant movement, Congress was able to integrate the movement in Awadh with wider non-cooperation movement. अब देखो क्योंकि किसान इनके साथ आ गए तो किसानों का मुद्दा भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जुड़ गया। At many people stopped पेइंग रेंट्स बाय इन्वोकिंग द नेम ऑफ महात्मा। बहुत सारी जगहों पर ये हो गया कि महात्मा ने बोला है नहीं देना है रेंट, तो वो रेंट नहीं देते, ठीक है। जबकि महात्मा ने वैसे ऐसा कुछ नहीं बोला था, लेकिन महात्मा के नाम पे अब बहुत कुछ किया जाने लग गया था, जो कि हम एनसीईआरटी का जब करेंगे तो उसमें काफ़ी डिटेल में है। ट्राइबल पीजेंट गेव देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ महात्मा गांधी एंड आइडिया ऑफ स्वराज। जो ट्राइबल लोग थे उनकी अपनी ही इंटरप्रिटेशन थी महात्मा गांधी के मैसेजेस की, एंड अपनी ही इंटरप्रिटेशन थी कि स्वराज क्या होता है। जैसे महात्मा गांधी कभी भी वायलेंस को प्रीच नहीं करता, लेकिन जो ये ट्राइबल लोग थे ये वायलेंस को ही प्रीच कर रहे थे, तो कि बस इन्हें तो अपना राज चाहिए था चाहे कैसे भी हो। बट वैसे ये गांधी भक्त थे। द ट्राइबल were prevented from entering the forest to graze cattle or to collect fruits and firewood.
इनकी प्रॉब्लम ये थी कि जो ट्राइबल लोग थे इनको फॉरेस्ट वगैरह में एंटर करने से मना कर दिया था, इनको फ्रूट्स फायरवुड ये कुछ भी कलेक्ट करने से मना कर दिया था। फॉरेस्ट लॉ लगा दिए गए, क्लास 9 की एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है कि फॉरेस्ट लॉ बना दिए गए थे, जिसकी वजह से फॉरेस्ट के अंदर अब ट्राइब्स नहीं जा सकती थी। मैनी रिबल्स फ्रॉम द ट्राइबल एरिया बिकेम नॉन वायलेंट एंड ऑफन कैरिड गुरेला वॉरफेयर विद द ब्रिटिश ऑफिशियल इन द गूदम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये गूदम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश की बात है, जहाँ पर अलूरी सीताराम राजू जो थे वो नेता थे वहाँ के, और उन्होंने ये सारा मूवमेंट चलाया, ये अंग्रेजों के अगेंस्ट गुरेला वॉरफेयर जो किया उन्होंने किया, ठीक है। और फाइनली वो 1924 में कैप्चर किए गए और फिर उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। वैसे ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे, ये अपने आप को मसीहा घोषित किया हुआ था इन्होंने कि जैसे कि ये बहुत सारी बीमारियां हील कर सकते हैं, जैसे कि इनको बुलेट्स नहीं छू सकती हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें इनके बारे में हैं, ठीक है। तो ये थे। ओके, ट्राइबल पीजेंट्स हमारा हो चुका है। स्वराज इन प्लांटेशन। अब प्लांटेशन एरिया में स्वराज का क्या मतलब था? द प्लांटेशन वर्कर इन असम वर नॉट परमिटेड टू लीव द गार्डन विदाउट द परमिशन एज पर इंडियन इमिग्रेशन एक्ट। देखो, जो लेबर हुआ करती थी वहां पर उसको अलाउड नहीं था अपने घर जाना, मतलब जब तक उसे परमिशन ना मिले तब तक उसे घर जाना अलाउड नहीं था। जब नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो जो वर्कर्स थे उन्होंने इस रूल को तोड़ने की सोची और वो रूल को तोड़ के अपने गांव जाने की सोची। तो वो अपने गांव की तरफ जा रहे थे, बट आगे उन्हें नहीं पता था कि रेलवे की भी स्ट्राइक हो रखी है। अब रेलवे की स्ट्राइक हो रखी है तो उन्हें ले जाने के लिए रेलवे तो था नहीं, तो वो लोग वहीं पे, मतलब पुलिस ने उन्हें वहीं पकड़ा और वहीं पकड़ के उनको अच्छे से मार पिटाई की उनकी, ठीक है। तो मतलब एक तरह से उनके लिए फेलियर ही हो गया। Many analysts are of opinion that the vision of movement was not properly defined by Congress. बहुत सारे मानते हैं कि जो कांग्रेस आखिरकार करना क्या चाहती थी ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। डिफरेंट पीपल इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वे। जैसे कि अभी हमने देखा, अलूरी सीताराम राजू ने स्वराज को कुछ और समझा, अवध किसान सभा वालों ने कुछ और समझा, तो मतलब इस तरह से अपने अपने वेज थे। However, people from various strata in society began to chant the name of महात्मा गांधी and the slogan of स्वतंत्र भारत। बट इससे ये हुआ कि महात्मा गांधी एज अ पैन इंडिया लीडर इस्टेब्लिश हो गए, और दूसरा जो स्वतंत्र भारत का स्लोगन था वो अब सबकी जुबान पर था। In some way or other, they were trying to relate to the wider movement, which was beyond their comprehension. वो एक जो उनके छोटे छोटे मूवमेंट है उनको वो इनडायरेक्टली बड़े मूवमेंट, पूरे पैन इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जो छोटे छोटे मूवमेंट है, जैसे प्लांटेशन का मूवमेंट है ना, ऐसे छोटे छोटे जो मूवमेंट है वो ट्राइबल मूवमेंट है, वो बड़े मूवमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहते थे। तो आज हमने देख लिया कि टाउन्स में ये मूवमेंट कैसे गया, ठीक है। फिर हमने देखा कि कंट्री साइड में ये मूवमेंट कैसा था। फिर हमने देखा कि अवध किसान सभा और ट्राइबल पीजेंट्स के बारे में पढ़ा, ट्राइबल एरिया में ये मूवमेंट कैसा गया, प्लांटेशन में ये मूवमेंट कैसा गया। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी लगती है इसको कुछ समझने में या इसकी और डिटेल्स चाहिए आपको, तो मेरी डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।